हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में बताने वाली हूँ। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में इसकी बैठक की जाती है और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। तो जो मुस्लिम लीग होती है वो इस संविधान सभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेती है और वो इस बैठक का बहिष्कार करती है और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल देती है। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया और फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो जिस तरह फ्रांस की सभा में एक वरिष्ठ सदस्य को वहाँ का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो उसी तरह हमारे संविधान सभा में भी एक सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो दो उपाध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। पहले होते हैं डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरे V.T. कृष्णमाचारी। अब हम उद्देश्य प्रस्ताव देखेंगे कि संविधान सभा के उद्देश्य क्या थे। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जो होते हैं उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक मिलती है। तो इसमें क्या क्या कहा गया, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी उद्देश्य प्रस्ताव में, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला था, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। तो ये जो संविधान बनाया गया उसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित कर दिया गया और अपने भविष्य में प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा कर दी गई। दूसरा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं, या तो वो ब्रिटिश भारत में शामिल है या फिर भारतीय राज्यों में शामिल है, वो सारे जितने भी क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो भारतीय संघ का वो हिस्सा बन जाएंगे। और उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो सभी क्षेत्रों की जो सीमा है उसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे भी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्षेत्र संघ में मतलब इस संविधान सभा में से जुड़ जाएंगे तो वो अगर मानने के लिए तैयार रहेंगे तो उन्हें उस संघ का सदस्य, उस गणराज्य का सदस्य उन्हें घोषित कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट था, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। तो संप्रभु स्वतंत्र भारत की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी अधिकार हैं, इसके जो अभिन्न अंग हैं तथा सरकार के जितने भी अंग हैं, उन सभी का स्रोत कौन है? भारत की जनता। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो इस तरह भारत के लोगों को सारी चीज़ों में स्वतंत्रता मिली, या तो वो न्याय में हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, या विचार एवं अभिव्यक्ति की, विचार अभिव्यक्ति मतलब बोलने की, या फिर संगठन बनाने की,
तो ये सारे लोगों को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई। छठा था अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस संविधान सभा में ये भी निर्णय लिया गया कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी भू क्षेत्र हैं, समुद्र है, वायु क्षेत्र है, सभ्य देश के न्याय विधि के अनुरूप उसे भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान भी दिलाया जाएगा और विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निर्मित उसके योगदान को सुनिश्चित भी किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है और इसमें संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। तो इसमें कुछ संशोधन भी किए जाते हैं, कुछ परिवर्तन भी किए जाते हैं। तो वो क्या परिवर्तन किए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। तो जिस तरह देशी रियासतें जितनी थी उन्होंने इस संविधान सभा से खुद को अलग रखा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि देशी रियासतें जितनी भी होती हैं वो इसमें धीरे धीरे शामिल होने लगती हैं और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके होते हैं और 28 अप्रैल को क्या होता है कि 6 राज्यों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो इस सभा के सदस्य बन चुके होते हैं और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों के सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। तो जिस तरह 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित की जाती है, उसे स्वीकार करते हुए जितने भी अन्य देशी रियासतें होती हैं, ज़्यादातर प्रतिनिधियाँ जो होती है इस सभा में, संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लेती है और भारतीय हिस्से को मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उससे भी आप देख सकते हैं। उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, डिटेल में आप उसे जान सकते हैं। तो इसके द्वारा 3 परिवर्तन किए जाते हैं। तो सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। तो सभा को पूरी तरह संप्रभु बना दिया गया ताकि वो स्वेच्छा से अपनी संविधान बना पाए और इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का भी अधिकार दिया। तो इस सभा को ये भी अधिकार दिया गया कि वो कानून बना भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ठीक है। और संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग काम सौंपे गए और इनमें एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा क्या था, देश के लिए आम कानून लागू करना। तो ये दोनों काम भी उन्हें संविधान सभाओं को ये सौंपे जाते हैं और इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। तो पहली संसद बनी संविधान सभा की है और जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि पहला तो कि जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था।
मुस्लिम लीग के सदस्य जितने थे वो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे और भारतीय संविधान सभा से वो अलग हो चुके थे और तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आगे जाती है और भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की सदस्यता को स्वीकार किया और वो लोग पाकिस्तान चले गए। तो इसी तरह संख्या में यहाँ पे गिरावट आई कि भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 हो गई और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। और 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में, तो ये हमारा कि किस तरह मुस्लिम लीग के विभाजन होने के बाद, पाकिस्तान में मिल जाने के बाद बहुत सारी ऐसी प्रांतों की संख्या में कमी आई, कई ऐसे देसी रियासतों में भी इसमें संख्या में कमी आई। तो ये कुछ संशोधन थे 1947 अधिनियम के बाद। उसके अन्य कार्य क्या थे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। फिर इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। तो ये कुछ आम कानून लागू करवाए गए और इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो इस तरह 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें होती है और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। तो संविधान सभा ने क्या किया कि 60 देशों के संविधानों का उन्होंने अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। तो इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक वो लोग विचार विमर्श करते हैं और संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुई आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो इस तरह संविधान सभा का गठन किया जाता है, इस तरह संविधान भी तैयार कर लिया जाता है। अब हम संविधान सभा की क्या समितियां थी वो देखते हैं। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया और इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा उनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। तो क्या क्या समितियां थी वो हम देख लेते हैं। तो संघ शक्ति समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के अधीन थी। संघीय संविधान समिति वो भी जवाहरलाल नेहरू के अधीन थी। प्रांतीय संविधान समिति तो ये सरदार पटेल के अधीन थी। प्रारूप समिति जो थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधीन थी। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति को जो सलाह देते थे अल्पसंख्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, तो कौन देते थे? वो थे सरदार पटेल। और इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ भी थी। तो मौलिक अधिकार उप समिति थी जो JB कृपलानी के अधीन थी। अल्पसंख्यक उप समिति थी HC मुखर्जी के अधीन। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर ये सब सारे छोटे उप समितियाँ थीं। और प्रक्रिया नियम समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन थी। राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के लिए समिति का गठन किन्होंने किया, वो अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करते हैं। और ये कुछ छोटी समितियों के नाम हैं। तो हम सबसे पहले प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा पॉइंट करेगा कि सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण जो थी वो कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। ये सारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। और विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार कर लिया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। तो ये भी समय दिया जाता है भारतीय जनताओं को कि अगर वो इस प्रारूप समिति में या फिर इस प्रारूप प्रस्ताव में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें भी समय दिया जाता है 8 माह का। और लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया जाता है। और प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लगाया और इस दौरान उनकी कुल बैठक 141 बैठक हुई थी। तो इस तरह संविधान का प्रभाव में आना। तो इस तरह जब प्रारूप समिति का कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद संविधान का प्रभाव में आ जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। तो 1948 में अंतिम प्रारूप पेश किया जाता है और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया और सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई और संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया और यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम बहुत सारे संशोधन किए गए और जिनमें से 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। बहुत सारे संशोधन प्रस्ताव आए थे लेकिन उनमें से 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई और संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हो गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। तो भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए और सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित रहे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अब संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया और लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। तो इस तरह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया और नए विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा और उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है और उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्वात नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है। तो इस तरह संविधान सभा की कार्यप्रणाली यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।